गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शेरशाह को पढ़ रहे थे हम लास्ट लेक्चर में। आज भी जो है हम शेरशाह के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें हम जानेंगे कि कैसे जो है मध्यकालीन शासकों में, मध्यकालीन जो महान शासक थे उनमें शेरशाह का नाम जो है लिया जाता है। मध्यकालीन भारत के महान शासकों में शेरशाह की गणना की जाती है। शेरशाह की गणना एक अच्छे राजा या एक जो है लंबे साम्राज्य का, एक बड़े साम्राज्य का मालिक होने के लिए ही नहीं की जाती, अपितु उसकी जो गणना है महान शासकों में इसलिए की जाती है क्योंकि उसने अपने शासन को सुव्यवस्थित सुसंगठित तरीके से चलाया। जब वो सम्राट बना तो उसने जो है पुरानी जो राजनैतिक प्रशासनिक उसमें सुधार किए और उन सुधारों के लिए ही जो है शेरशाह को जाना जाए। नहीं तो जैसे कि बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी तो परंपरागत जो प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पे चली आ रही थी तो उसमें बाबर ने कोई सुधार नहीं किए। इसीलिए जो है बाबर की प्रशासनिक व्यवस्था को कोई जो है आगे उसके बारे में विचार इतिहासकार नहीं रखते हैं कि किसी तरह की अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था बाबर ने भारत को दी। उसी तरह से हुमायूं ने भी अपने पिता के चरण जो पदों का था उसका अनुकरण किया और अपने पिता के कर कमलों पे चलते हुए जो है पुरानी और परंपरागत शासन पद्धति को वो भी उसने अपनाया और उस पे ही वो चलता गया। तो उसने भी प्रशासन की सुधार की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे जब शेरशाह जो है सम्राट बना भारत का, तो उसने जो है सम्राट बनते ही भारत में एक सुनियोजित सुसंगठित सुव्यवस्थित शासन पद्धति भारतीय लोगों को दी, जिसके कारण जो है वो मध्यकालीन महान सम्राटों में गिना जाता है। और इतिहासकार आर पी त्रिपाठी तो इतना भी कहते हैं कि मध्यकालीन जो महान शासक हैं उनमें अकबर महान का ही नाम लिया जाता, अपितु अकबर महान से पहले हम शेरशाह की उपलब्धियों के कारण शेर जो है एक महान शासक के रूप में देखते हैं। लेकिन कुछ एक इतिहासकार जैसे कि कानून को उनके विचारों से सहमत नहीं है। वो ये कहते हैं कि हालांकि अकबर ने जो है प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए, शेरशाह ने भी बहुत सारे सुधार किए थे, तो उनमें से उनकी महानता के दायरे को हम जो है माप करके एक दूसरे से ऊंचा करने की बजाय हम दोनों को ही जो है एक महान शासक के रूप में, मध्यकालीन समय के महान शासक के रूप में जो है हम उनकी गणना कर सकते हैं, न कि एक दूसरे से उनकी जो है तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा। तो इस प्रकार से फरीद के नाम से जो है जन्म लेने वाले बालक ने अपनी योग्यता के बल पे अपनी जो है महत्वाकांक्षाओं को चलते इतना अच्छा जो मुकाम पाया और बहार खान के सामने अपनी वीरता अपने शौर्य का परिचय देते हुए उसने जो है फरीद से जो है वो शेर खान बन गया और शेर खान बन के जो है उसने अपनी जो उपलब्धियां थी, जो महत्वाकांक्षाएं थी उसको और ज्यादा हवा दी और उनको पूरा करने के लिए जो है वो और अधिक उसने कोशिश की और उस कोशिशों के चलते जो है अपनी जो लक्ष्य थे उनको वो पाता गया और उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और उसकी महत्वाकांक्षा अब इतनी ज्यादा बढ़ गई कि यहाँ पे उसने जो है एक क्षेत्रीय राजा से शुरुआत करके अब एक भारत के सम्राट के रूप में उसने अपने आप को लोगों के सामने साबित किया। और यहाँ पे 10 जून 1940 को शेर खान शेरशाह के नाम से भारत की सम्राट के रूप में नव अलंकृत पद से विभूषित हुआ। उसका 10 जून 1940 को भारत के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया। तो इस प्रकार से भारत के सम्राट के रूप में उसको जो है एक महान सम्राट के रूप में लोग याद करते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे लोक कल्याणकारी समाज कल्याणकारी कार्य किए थे और जिसके कारण जो है शेरशाह को याद किया जाता है। नवीन मुद्रा का चलन करता था वो, तो उसके जो कार्य थे उनकी हम जो है डिटेल से चर्चा करेंगे कि उसने कौन कौन से जो है सामाजिक हितकारी कार्य की, लोक कल्याणकारी कार्य की, प्रशासनिक व्यवस्था में उसने कौन से सुधार किए, न्यायिक व्यवस्था में शेरशाह के जो है सुधारों की चर्चा करेंगे हम। तो इस प्रकार से जब हम उसके सुधारों की चर्चा करेंगे तो सबसे हम उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि उसने अपने प्रशासनिक तंत्र को किस तरह से व्यवस्थित किया
और किन नवीन पद्धतियों के द्वारा उसने नए विभागों की रचना की, और उन नए विभागों में कौन कौन से मंत्री थे और मंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी थे। तो सबसे पहले तंत्र की बात करेंगे। प्रशासन तंत्र में हम जो है केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है शेरशाह का पढ़ेंगे। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन। तो शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन में हम देखेंगे कि सबसे पहला पद क्या होता था। केंद्रीय प्रशासन को जब उसने बांटा तो कैसे उसने किस विभाग में कौन सा मंत्री जो है नियुक्त किया, और उस मंत्री के अधिकार क्या थे, उसके कर्तव्य क्या थे, उसका ओहदा, उसका रुतबा कितना ऊंचा था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सम्राट की। यहाँ पे जो सम्राट है, सम्राट की पदवी सबसे ऊंची थी और वही जो है पूरे साम्राज्य का मालिक था। सम्राट शेरशाह सूरी स्वयं था। और शेरशाह सूरी जो है मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन थी। किसी बड़े साम्राज्य के मालिक के रूप में किसी हम शासक को याद कर रहे हैं तो शेरशाह सूरी को जो है हम याद करेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद शेरशाह सूरी ही ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने सूर वंश की स्थापना तो की ही, और उसके साथ जो है अपने राज्य को बहुत ही ज्यादा विस्तृत कर लिया। तो इस प्रकार से एक बड़े साम्राज्य का मालिक होने के कारण शेरशाह को सम्राट का पद प्राप्त हुआ था। और राजा से सम्राट का पद प्राप्त होने के बाद जो है उसने बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हासिल की थी। यहाँ पे सम्राट की हम बात कर रहे हैं तो सम्राट के अधीन ही सारी शक्तियां थी, हाथों में ही सारी शक्तियां थी। सम्राट शेरशाह सूरी जो है एक निरंकुश था। हालांकि उसने अपनी निरंकुशता के चलते आम जनता को कभी भी जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, अपितु उसके विपरीत बहुत सारे जो है जन कल्याणकारी कार्य जनता के लिए किए। जैसे कि उनके लिए पीने के लिए उचित पानी की व्यवस्था उसने की, और जो है राहगीरों के आराम के लिए उसने सराएं बनवाई, जिसमें 1700 सरायों का जिक्र जो है इतिहासकार करते हैं कि 1700 सराएं राहगीरों के आराम के लिए बनवाई गई। पक्की सड़कें जो है बनवाई, और इस प्रकार से बहुत सारे लोक कल्याणकारी कार्यों के करने के बाद भी निरंकुशता जो है शासक की बनी हुई थी। और यहाँ पे शेरशाह सूरी के विषय में इतिहासकार लिखते हैं कि वो एक निरंकुश शासक था। सारी ही शक्तियां सम्राट के हाथ में थी और सारी सम्राट के अधीन थी। दूसरा जो पद था केंद्रीय प्रशासन का वो था दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत। तो दीवान ए जो विजारत जो पद था ये जो है केंद्रीय प्रशासन का दूसरा मुख्य पद था। और दीवान ए विजारत, ये विजारत जो शब्द है उर्दू भाषा के ये शब्द हैं। तो शेरशाह सूरी ने जो दूसरा विभाग जो बनाया था दीवान ए विजारत, इसमें इसका जो मुख्य मंत्री होता था, मुख्य अधिकारी होता था, उसको वजीर कहते थे। वजीर वो व्यक्ति था जो राजा का सबसे मुख्य सलाहकार था। सबसे जो है राजा को हर मुद्दे पे, हर जो है बात पे राजा जिसके साथ सलाह मशवरा कर सकता था वो व्यक्ति वजीर ही होता था। प्रधानमंत्री का पद जो है बाद में जो आगे आने वाले मुगल शासकों ने जो है लागू किया था अपने साम्राज्य में, तो ये वजीर का पद ही था। राजा के बाद जो दूसरी मुख्य शक्ति थी, तो प्रशासनिक तंत्र में दीवान ए विजारत विभाग का मुखिया वजीर होता था। हालांकि वजीर के अधीन कोई स्वयं की शक्ति नहीं थी, उसका काम था राजा को सलाह मशवरा देना, और वो जो है राज्य के लिए जो भी मुद्दे होते थे उन पे जो है राजा वजीर से ही सलाह मशवरा करता था। और जो है वजीर का मुख्य काम राजा को हर मुद्दे पे, हर बात पे जो है सलाह मशवरा देना था। तो यहाँ पे जो है इसका काम, वजीर का काम राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना भी था, और विभिन्न जो अन्य विभाग राजा ने बनाए थे उनका निरीक्षण करना का जो है
वजीर का ही काम होता था। तो राजा के बाद दूसरा मुख्य पद का अधिकारी वजीर था। विजारत शब्द से ही जो है इस वजीर शब्द की उत्पन्न होना हम मान सकते हैं। और यहाँ पे वजीर जो है मुख्य मंत्री था, यानी कि प्रधानमंत्री था, और राजा का एक मुख्य सलाहकार था जो राजा को हर फैसले के लिए उचित सलाह देने का काम करता था। दूसरा जो है उसका काम जो है विभिन्न विभागों की देखभाल करना था। आय व्यय को जो है आय व्यय का भी जो है नियंत्रण वजीर के ही हाथ में होता था। तीसरा जो मुख्य पद था शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन का मुख्य जो पार्ट था वो था दीवाने आरिज। दीवाने आरिज, तो दीवाने आरिज जो विभाग था ये जो तीसरा मुख्य पद था, और इसके मुखिया को आरिज मुमालिक कहते थे। तो इसका मुख्य काम था सेना से संबंधित, तो सैनिकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, उसमें जो सैनिक है उनको किस तरह से जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाए, तो उनकी भर्ती के लिए क्या प्रक्रिया आगे लागू की जाएगी, तो उन सैनिकों में कौन कौन सी योग्यताएं होंगी, उन सैनिकों को कितना वेतन दिया जाएगा, ये सारा ही काम जो है दीवान ए आरिज विभाग का होता था। और दीवान ए आरिज विभाग का जो मुखिया होता था, इस विभाग के मुखिया को आरिज ए मुमालिक कहते थे। आरिज ए मुमालिक का ये जो है कर्तव्य होता था कि वो सैनिकों की भर्ती, उनका पद, उनका वेतन, उनको किस तरह से एक सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाए, वो सारे ही काम जो है दीवान ए आरिज विभाग का मुखिया आरिज ए मुमालिक जो है देखता था। तो तीसरा ये मुख्य पद था सैनिकों की भर्ती करना और की व्यवस्था करना, उनके रहन सहन की व्यवस्था करना, और सैनिकों में बढ़ोतरी कैसे की जाए, कैसे जो है उनको युद्ध प्रशिक्षण दिया जाए और कितना उनको वेतन दिया जाए। यहाँ पे सेना में केवल सैनिकों की भर्ती ही नहीं अपितु कितने हाथी घोड़े हों, कितने पैदल सैनिक हों, कितने जो है रथ हों, कितने हथियार हों, ये सारा ही काम दीवान आरिज के तहत जो है आरिज ए मुमालिक नाम का जो प्रधान सेनापति होता था वो देखता था। तो इस प्रकार से यह भी पद जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो दीवान आरिज विभाग था इसमें जो है सूरी स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से शामिल होता था, क्योंकि उसको शौक था, उसने जैसे अपना जो बचपन के बाद जब युवा अवस्था में पैर रखा था तभी से एक सैनिक के गुण उसमें थे। जो है अपनी सैनिक वीरता का परिचय भी बहार खान के साथ रहते, बहार खान के पुत्र के संरक्षक के रूप में रहा, तब भी उसने अपनी वीरता का परिचय दिया। बाबर के साथ वो उसकी सेना में एक सैनिक के रूप में रहा, वहां उसने बाबर के सैनिकों की जो है कैसे उसके सैनिकों को जो है कुशलता पूर्वक सेना के लिए तैयार किया जाता वो सब अपनी आंखों से देखा। तो इस प्रकार से एक अच्छे सैनिक योद्धा के गुण जो है शेरशाह सूरी में थे, और इसीलिए जो है व्यक्तिगत रूप से भी वो सेना का निरीक्षण करता रहता था। तो यहाँ पे जो आरिज मुमालिक जो सैनिकों का मुख्य मंत्री था और सेना में जो है सैनिकों की भर्ती करना जो है उसका काम था, तो उसमें जो है वो भ्रष्ट नहीं हो सकता था, क्योंकि शेरशाह सूरी का व्यक्तिगत नियंत्रण इस विभाग पे स्थापित था। इसके बाद जो चौथा मुख्य केंद्रीय विभाग था उसमें हम बात करते हैं दीवान ए रसालत की। दीवान ए ये एक विदेशी विभाग था, और यहाँ पे इस विभाग के जो मंत्री थे उनका मुख्य काम था कि राजा के जो विदेशों से संबंध कैसे हैं। विदेशों का मतलब यहाँ ये है कि अन्य जो क्षेत्रीय राजा हैं उनसे जो पत्राचार व्यवहार होते थे, मीन्स उनको जो राजा सम्राट शेरशाह सूरी उनको जो पत्र भेज करके जो भी संदेश देना चाहता था, या दूसरे राजाओं से जो शेरशाह सूरी के पास पत्र आते थे, या फिर शेरशाह सूरी की ओर से जो है दूत के द्वारा कहीं किसी राजा के पास, अन्य स्थान के राजा के पास, क्षेत्रीय राजा के पास जो है संदेश भेजना है, या किसी अन्य क्षेत्रीय राजा का
दूत जो है शेरशाह सूरी के पास अपना दूत जो है किसी संदेश के लिए भेजता है। तो इस प्रकार से दूतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना या फिर चिट्ठी पत्र के द्वारा पत्र व्यवहार करना जो है ये काम दीवान रसालत विभाग का था। ये एक विदेशों से पत्राचार करने के लिए जो है विभाग था, जिसमें विदेशों संबंधी ही मामले होते थे। और वहाँ पे जो है सम्राट के सामने इस विभाग का जो मंत्री था दीवान रसालत विभाग का, वो जो है शेरशाह सूरी के सामने, सम्राट के सामने उन पत्राचार विभागों की जो है वो चर्चा करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो विभाग था शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रशासन में, वो था दीवान कजा। दीवान कजा, जैसे कि हम जो है शेरशाह सूरी की गणना एक महान शासक के रूप में, एक महान सम्राट के रूप में कर रहे हैं, तो यहाँ पे उसको एक न्यायप्रिय राजा के रूप में भी जाना गया था। तो न्यायप्रिय राजा के रूप में उसको क्यों जाना गया था? क्योंकि उसने अपने प्रशासनिक तंत्र में हर विभाग की तरह एक न्याय विभाग भी बनाया था, जिसको जो है दीवान कजा कहते हैं। दीवान कजा इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो प्रधानमंत्री था, इसका जो मुख्यमंत्री था दीवान कजा विभाग का, वो काजी उल कजात था। काजी उल कजात में जो है काजी लोग जो है धार्मिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करते थे। लोगों के लिए न्यायालय के जो जज हैं उनका काम भी करते थे। तो न्याय करना जो है काजियों का काम था। और जो मुख्य काजी था उसको काजी उल कजात कहते थे, जो कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसी तरह का ये विभाग था दीवान कजा। और सुप्रीम जज की तरह काजी उल कुजात का जो पद था वो था, और उनका मुख्य काम करना न्याय से संबंधित जो बड़े फैसले हैं वो तो ये लेते ही थे। और कभी कभी जो है निम्न स्तर पे होने वाले जो मुद्दे थे उनका जब निम्न स्तर पे निपटान नहीं होता, तो वो जब राजा के पास या केंद्रीय शक्ति के पास, केंद्रीय प्रशासन तंत्र के पास आ जाते हैं, तो उनका निर्णय भी काजी उल कुजात जो है देते थे। और इस न्याय तंत्र में वो शेरशाह सूरी को उचित सलाह मशविरा देते थे। तो इस प्रकार से दीवान कजा एक न्याय विभाग था, और इसकी जो इस विभाग का जो मंत्री था वो था काजी उल कजात, जिसमें मुख्य काजी ही जो है सुप्रीम जज होता था। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट एक और विभाग था जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र का हिस्सा था, वो था दीवान बरीद। दीवान बरीद, तो जो ये दीवान बरीद विभाग था ये एक गुप्तचर विभाग था। इसके अधिकारी को जो है बरीद मुमालिक कहते थे। तो बरीद जो शब्द है वो गुप्तचरों के लिए यूज करते थे। बरीद का अर्थ ही होता है गुप्तचर। तो इसका जो प्रधान सेनापति होता था दीवान बरीद विभाग का, वो बरीद मुमालिक होता था। और यहाँ पे शेरशाह सूरी के जो प्रशासनिक तंत्र की एक सुसंगठता की हम बात कर रहे हैं, उसकी सफलता का श्रेय जो है उसके गुप्तचरों को भी जाता है, क्योंकि उसने एक इतनी अच्छी गुप्तचर व्यवस्था लागू की अपने साम्राज्य में कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति शेरशाह के खिलाफ जो है साजिश रचने की सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि यहाँ पे उसने देखा कि जो राहगीर हैं उनको, जो चोर लुटेरे हैं, डाकू हैं, उनको बहुत परेशान करते हैं। और चोर लुटेरे डाकू अपने दम पे कुछ नहीं करते, अपितु उनका जब जो छोटे छोटे जमींदार हैं, साहूकार हैं, वो उनका सहयोग करते हैं, तभी जो है वो अपने इरादों में और ज्यादा पक्के हो जाते हैं। और उनके जो है सहयोग के चलते जो है वो आम लोग करते हैं, राहगीरों को लूटते हैं। तो उनसे निपटने के लिए ही जो शेरशाह सूरी ने दीवान बरीद विभाग की स्थापना की थी। इस विभाग का जो मंत्री था उसको बरीद मुमालिक कहते थे। बरीद मुमालिक का मुख्य काम था कि वो जो है अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न गुप्तचरों को नियुक्त करेगा। और वो नियुक्ति जो है राजा को बरीद मुमालिक की सलाह से राजा स्वयं करता था। और गुप्तचर व्यवस्था शेरशाह सूरी की इतनी अच्छी थी कि उसके राज्य में थोड़े समय बाद जो है चोर लुटेरे डाकुओं का अंत पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और सड़कें जो हैं पूर्णतः सुरक्षित हो गई थी। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन तंत्र के हमने 6 पार्ट्स की चर्चा की है।
तो इन 6 पार्ट्स में सबसे पहले जैसे कि हमने देखा, सम्राट के अधीन सारी ही शक्तियां थी। सम्राट का जो पद था वो जो है पैतृक था, और पैतृक आधार पे, उत्तराधिकार आधार पे जो है आगे सम्राट बनते चले जाते थे। तो यहाँ पे सम्राट शेरशाह सूरी एक निरंकुश सम्राट था। निरंकुश होते हुए भी आम जनता के लिए बहुत सारे सुख सुविधाओं पूर्ण लोक हितकारी पूर्ण कार्य किए, और जो है आगे आम जनता ने राहत की सांस ली। उसके बाद हमने बात की है दीवाने विजारत विभाग की, जिसका जो मुखिया था वो था वजीर, और वजीर मुमालिक, तो वजीर मुमालिक वो व्यक्ति था जो कि राजा का मुख्य सलाहकार होता था, और उसका काम था राजा को हर मसले पे मुख्य रूप से अच्छी और उचित सलाह देना। समय की उपयुक्तता को देखते हुए किसी भी विषय पे राजा को क्या सलाह देनी है, ये उसका मुख्य काम होता था। आय व्यय का लेखा जोखा रखना भी वजीर का काम होता था, और अन्य जो विभाग थे नीचे, जितने भी अन्य केंद्रीय प्रशासन के विभाग थे या नीचे प्रशासनिक तंत्र के अधिकारी चुने जाने थे, उसमें भी जो है दीवान विजारत विभाग का मुख्य वजीर के नियंत्रण में ही वो सारे विभाग आते थे। उसके बाद हमने बात की है दीवान आरिज की। दीवान आरिज जो है तीसरा विभाग था। दीवान आरिज का जो मुखिया था वो था आरिज मुमालिक। आरिज मुमालिक जो है जो पत्राचार विभाग का मुखिया था। ये एक विदेशी विभाग था जिसमें कि राजा के विदेशों के साथ संबंधों का जो है इसका मुख्य काम था कि राजा के साथ विदेशों के साथ कैसे संबंध हैं। उसमें राजा के जो पत्राचार व्यवहार होते हैं, तो राजा किसी भी सम्राट को जो पत्र लिखता है वहां पे दूत भेजता है, या किसी सम्राट से राजा को कोई पत्र वापिस आता है, चाहे वो संधि पत्र है, चाहे वो किसी भी विषय को लेकर के, खुशी या गमी के विषय को लेकर के जो पत्राचार होते हैं, वो दीवान आरिज के अधीन आरिज मुमालिक जो है विभाग संभालता था। तो चौथा जो विभाग था वो था दीवान रसालत। दीवान रसालत विभाग का मुख्य काम जो है हमने अभी पढ़ा कि इसका काम जो है विदेशों से संपर्क रखना था। उसके बाद हमने पढ़ा है दीवाने कजा। दीवाने कजा के बारे में जो है हमने अभी पढ़ा कि न्याय से संबंधित विभाग था, और इसमें जो है जो भी वो न्याय से संबंधित होते थे। मुख्य जो काजी था वो राजा को उचित निर्णय देने के लिए सलाह मशविरा देता। हालांकि सारे ही जो पद बनाए गए थे, विभाग बनाए गए थे, सभी जो है सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे। ये जो भी निर्णय लेते थे वो सारे ही राजा को जो है बता करके उसकी सलाह, उसके मशवरे से जो है निर्णय ले सकते थे। इनके स्वयं के जो है निर्णय अकेले ही स्वयं निर्णय लेके जो है कोई भी फैसला ये नहीं दे सकते थे। तो हमने बात की सम्राट की, उसका पद निरंकुश था। दीवाने विजारत में वजीर की बात की हमने, उसके अधीन बहुत सारे कार्य थे। उसके बाद हमने दीवाने आरिज की बात की, जिसका काम था सेना में जो है सैनिकों को भर्ती करना। उसके बाद हमने दीवाने रसालत की बात की, जिसका काम था जो है विदेशों से संबंध स्थापित करना। दीवाने कजा की बात की, जो एक न्याय से संबंधित विभाग था। उसके बाद दीवाने बरीद, जिसका मुख्य काम था राज्य को जो है चोर लुटेरे डाकुओं से सुरक्षा प्रदान करना, और राज्य में एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था जो है लागू करना। तो इस शेर खान के केंद्रीय प्रशासन को बांटा गया है। इनके अतिरिक्त भी जो है कुछ और विभागों की स्थापना की गई थी, जिनमें हम बात करते हैं जो है बादशाह के महलों की, शाही हरम की, और जो है राजमहल की, शाही कारखानों की जिसमें सिक्के ढाले जाते थे, नौकर चाकरों की, और जो भी रसद सामग्री राजमहल में आती थी उसकी। तो इनके लिए भी जो है कुछ न कुछ किसी न किसी मंत्री की जो है नियुक्ति की गई होगी। विभिन्न इतिहासकार इनके लिए भी जो है विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति की चर्चा करते हैं, और इनके पद भी जो है काफी आवश्यक और काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं, क्योंकि उनके बिना भी जो है उनके भी पद जो है राजमहल से जुड़े थे, इसीलिए जो है उन पदों को भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने बात की शेरशाह के केंद्रीय प्रशासन तंत्र की। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम उसके प्रशासनिक तंत्र को पढ़ेंगे। आगे जो है प्रांतों के या परगनों के प्रबंधन को, ग्रामीण क्षेत्र में जो है उसकी क्या उपलब्धियां हासिल की उनकी चर्चा करेंगे, उसके कल्याणकारी
कार्यों को देखेंगे कि लोक कल्याणकारी कार्य उन्होंने कौन कौन से किए थे। तो शेरशाह की एक महान शासक के रूप में गणना इसलिए की जाती है क्योंकि केंद्रीय प्रशासन तंत्र को उसने सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके से जो है आगे तैयार किया था। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।